हमें भी अपनी तबाही पे रंज होता है, हमारे हाले परेशान पे मुस्कुराओ नहीं। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। मोदी, भागवत, बीजेपी, संघ और बीजेपी में बैठे तमाम चाणक्य परेशान हो रहे हैं कि आखिर देश को किस तरह कट्टर हिंदुत्व की राह पर धकेला जाए, क्योंकि अपने एजेंडे में मोदी 2 कदम आगे बढ़ते हैं और राहुल गांधी उन्हें 4 कदम पीछे धकेल देते हैं। बीजेपी की परेशानी इंडिया गठबंधन से भी है, जो महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों में पूरे दमखम के साथ बीजेपी को घेर रही है। वहीं बीजेपी के सहयोगी दल भी अब शक कर रहे हैं कि हरियाणा में जो हश्र जेजेपी का हुआ, कहीं वही हाल तो नहीं हो जाएगा उनका भी। इसीलिए महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे बीजेपी के सामने अपनी मांग रख रहे हैं और उधर झारखंड में नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी सब अपने लिए हिस्सा चाहते हैं। ऐसे में मोदी अपने मिशन में बार बार जो है वो दूर हो जा रहे हैं, यानी अपने मिशन से मोदी बार बार दूर हो रहे हैं। आप जानते हैं कि 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर इसीलिए बैठाया गया था कि जो काम रथ यात्रा निकालने और बाबरी मस्जिद को गिराने से पूरा नहीं हो सका, जिस मकसद में वाजपेयी सरकार कामयाब नहीं रही, उस हिंदू राष्ट्र के मकसद को अब नरेंद्र मोदी पूरा करेंगे। मोदी भी पूरे समर्पण के साथ आरएसएस के एजेंडे को लागू करने में जुटे हुए हैं। आरएसएस भी चाहता है कि 100वें वर्ष में ही सही, लेकिन उसका सपना पूरा तो हो, लेकिन कांग्रेस बार बार नरेंद्र मोदी के मिशन को चुनौती दे रही है। ताजा चुनौती कल दशहरे के दिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेश कर दी है दोस्तों, जब उन्होंने सीधे सीधे भाजपा को टेररिस्ट यानी आतंकवादी पार्टी बता दिया है और आरएसएस पर सवाल भी दाग दिया कि आप खुद बंटवारे की राजनीति करते हो, फिर देश की एकता की बात कैसे करते हो। आप जानते हैं कि संघ के 100वें साल में मोहन भागवत ने राष्ट्रीय एकता की आड़ में हिंदुओं को अपने हक के लिए लड़ने और एकजुट होने का आह्वान किया है, जिसका करारा जवाब खड़गे ने दिया है। दरअसल बीजेपी और संघ को खुशफहमी थी कि हरियाणा में जीत हासिल करने के बाद पार्टी आरएसएस के मिशन को पूरा करने में पूरा कुछ और आगे बढ़ जाएगी और अब वो कांग्रेस को और नीचा दिखाने में कामयाब हो जाएगी। मोदी ने हरियाणा नतीजे के बाद, यानी हरियाणा के जो चुनाव थे उसके रिजल्ट आने के बाद, अपने भाषण में जिस तरह कांग्रेस पर बांटने की राजनीति करने का और देश विरोधी ताकतों से मिलकर साजिश करने का आरोप लगाया, उससे साफ समझ में आता है कि मोदी के लिए बीजेपी की जीत से कहीं ज्यादा अहम बात यह है कि वो कांग्रेस और राहुल गांधी की छवि को कैसे खराब करे, क्योंकि पिछले 11 सालों की सत्ता में नरेंद्र मोदी न्यू इंडिया के नाम पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और अल्पसंख्यकों के लिए नफरत पैदा करने की कोशिश में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह राहुल गांधी ही हैं, यह तय मानिए। राहुल गांधी बिना लाग लपेट के सीधे सीधे आरएसएस और मोदी के असली चेहरे को जनता के सामने पेश करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें सत्ता का मोह भी नहीं है, इसीलिए बीजेपी उन्हें सारे दांव पेंच लगाने के बाद भी घेर नहीं पा रही है। राहुल का सियासी कद हर दिन बढ़ता जा रहा है और हरियाणा में मिली हार के बाद भी उनके रुतबे में कोई कमी नहीं आई है। इंडिया गठबंधन भी पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है, क्योंकि वो समझ गया है कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में बीजेपी हरियाणा जैसा खेल करने की कोशिश करेगी। इसीलिए कांग्रेस के सहयोगी दल पहले से ही संभल गए हैं। झारखंड के लिए हेमंत सोरेन ने कांग्रेस आलाकमान के साथ बैठक की और महाराष्ट्र में दशहरे पर उद्धव ठाकरे ने अपना शक्ति प्रदर्शन करके चुनावी तैयारी का आगाज कर दिया। उधर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जेपी यानी जयप्रकाश नारायण की जयंती पर नीतीश कुमार को एनडीए का साथ छोड़ने की सलाह देकर भी बीजेपी को परेशान कर दिया है। एक हफ्ते के भीतर की ये सियासी घटनाएं बता रही हैं दोस्तों कि आरएसएस 100 साल का हो जाए या 200 साल का भले हो जाए, जब तक कांग्रेस पार्टी देश में कायम है तब तक ना संघ की दाल गलेगी और ना मोदी का एजेंडा पूरा होगा। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करते हैं कि किस तरह राहुल गांधी ने रोक दिया है मोदी का मिशन और समझेंगे कि महाराष्ट्र और झारखंड में कैसे कमजोर पड़ चुकी है बीजेपी। लेकिन सबसे पहले देखिए मोदी का यह ट्वीट, जिसमें वो मोहन भागवत और आरएसएस को प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं।
इस ट्वीट को देखकर कोई भी ये बता सकता है कि मोदी सभी धर्मों को साथ लेकर चलने और सांप्रदायिक सौहार्द की जितनी भी बातें कर लें, लेकिन उनका असली मिशन कट्टर हिंदुत्व को बढ़ावा देना है। वरना देश के प्रधानमंत्री को क्या पड़ी है कि किसी सांस्कृतिक संगठन के मुखिया के भाषण को वो प्रमोट करें। मोदी के ट्वीट से संघ की असलियत भी जाहिर हो गई, क्योंकि संघ खुद को सांस्कृतिक संगठन बताता है और काम सारे राजनीतिक करता है। विजयादशमी पर मोहन भागवत का भाषण इसका प्रमाण है कि वो किसी न किसी तरह देश में हिंदुत्व के झंडे को लहराना चाहते हैं और अल्पसंख्यकों को दूसरे स्थान पर रखना चाहते हैं। आरएसएस और बीजेपी के इस मकसद के कारण ही भारत की साख पर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस बार फिर भारत में बढ़ती कट्टरता पर चिंता जताई है। रिपोर्ट में खास तौर पर कहा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति वर्ष 2024 में और भी खराब होती जाएगी। जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद 6 राज्यों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों और असहिष्णुता की कई घटनाएं हुई। इसमें यह भी कहा गया है कि हर बार मुख्य रूप से मुस्लिम इलाकों से गुजरने वाले हिंदू राष्ट्रवादी जुलूसों के बाद हिंसा भड़क उठी। जैसा कि हमेशा होता आया है दोस्तों कि केंद्र ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया और साथ ही यह भी कह दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम राजनीतिक एजेंडा वाला पक्षपाती संगठन है। यह तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है, यानी पेश करता है और भारत के बारे में गलत नैरेटिव फैलाता है। मतलब नरेंद्र मोदी सरकार केवल राहुल गांधी को ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति या संस्था को देश विरोधी कहती है जो अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर बात करेगा। राहुल गांधी से मोदी को विशेष तकलीफ इसीलिए है क्योंकि वो आरएसएस और बीजेपी के फैलाए जाल से अलग बिल्कुल नए किस्म की राजनीति देश में ले आए हैं और चुनाव में जीत और हार से ऊपर अपनी राजनीति को वो रख रहे हैं। याद कीजिए कि 2014 में नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के साथ ही कोशिश की थी कि 56 इंच की छाती और लाल आंखों का खौफ आम जनता के मन में भर दे। शुरुआती कुछ सालों में उन्हें लगा कि वो कामयाब भी हो रहे हैं, लेकिन फिर राहुल गांधी ने डरो मत का जो मंत्र देश की जनता के कानों में फूंक दिया, उससे आरएसएस और बीजेपी और मोदी और भागवत सभी के किए कराए पर पानी फिर गया। राहुल गांधी अब भी इसी काम में लगे हैं। हालांकि राहुल के इस मुहिम को चुनावी हार जीत के दायरे में बांधकर नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि राहुल सियासत में असफल हो रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की राजनीति को न संघ समझ पा रहा है और न ही बीजेपी। दरअसल राहुल गांधी बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति के बरक्स मोहब्बत की राजनीति को खड़ा कर चुके हैं, जिसमें सबको साथ लेकर चलने का वादा है। हरियाणा चुनाव में राहुल ने किसानों और नौजवानों के सवालों के साथ सामाजिक न्याय के मुद्दों को उठाया। गरीब के सम्मान से पहले उसकी जेब में पैसे पहुंचना चाहिए, इसकी वकालत राहुल ने की, जबकि मोदी की राजनीति में ऐसी बातें दूर दूर तक सुनाई नहीं देती हैं। राहुल गांधी नफरत, हिंसा और धर्म के पाखंड से बाहर निकालकर भारत की राजनीति को मानवीय और संवेदनशील बनाने में जुटे हैं और मोदी यहीं पर राहुल गांधी से मात खा रहे हैं। तो राहुल गांधी इस समय कांग्रेस की धड़कन के साथ साथ इंडिया गठबंधन की धुरी भी बन चुके हैं, क्योंकि इंडिया के तमाम दल जानते हैं कि नौजवानों, किसानों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के लिए राहुल गांधी सबसे बड़ी उम्मीद बन चुके हैं। नरेंद्र मोदी को अब इसी उम्मीद से डर लगने लगा है दोस्तों। इसीलिए हरियाणा नतीजों के फौरन बाद मोदी ने इंडिया में फूट डालने की कोशिश शुरू कर दी। वहीं राहुल गांधी को हरियाणा की हार का जिम्मेदार बताकर बीजेपी के साथ ही कॉर्पोरेट मीडिया ने भी देश में भ्रम फैलाने की कोशिश की। हालांकि हरियाणा के नतीजों पर अब राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो सवाल उठाए हैं वो बहुत अहम है। ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत चुनाव आयोग से की गई है, उसके बाद बीजेपी पर ही संदेह की उंगलियां उठ रही हैं और जनता को समझ आ गया है या समझ आ रहा है कि सत्ता के लिए बीजेपी क्या खेल खेल सकती है। अब झारखंड और महाराष्ट्र में ईवीएम की गड़बड़ी न हो, इसके लिए इंडिया गठबंधन पहले से तैयार है। हरियाणा में कांग्रेस हारेगी यह अनुमान न कांग्रेस ने लगाया था और न ही चुनावी विश्लेषकों ने लगाया था। इसीलिए अब इन नतीजों की गहराई से पड़ताल हो रही है और कांग्रेस इसमें अपनी अंदरूनी कमजोरियों के साथ साथ उन धांधलियों को भी पकड़ने में लगी है जिनके चलते बीजेपी को जीत मिली। इसमें इंडिया गठबंधन भी कांग्रेस के साथ है। इसीलिए शिवसेना सांसद संजय राउत ने चुनाव आयोग को चूना आयोग बता दिया और कह दिया कि महाराष्ट्र में ऐसी गड़बड़ नहीं हो पाएगी। वहीं झारखंड में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ईवीएम को लेकर सावधान हो गए हैं।
झारखंड में चुनावी तैयारियों को लेकर हेमंत सोरेन ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से चर्चा की है और चंपाई सोरेन के धोखे के बाद अब इंडिया गठबंधन किस तरह सावधानी से आगे बढ़े इसकी तैयारी भी हो रही है। वहीं महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे बीजेपी के धोखे का शिकार हुए हैं। पिछले 2 सालों में इस धोखे का दर्द उन्होंने कई बार जाहिर किया है, लेकिन अब वो तल्ख तेवरों के साथ बीजेपी को घेर रहे हैं। मराठी अस्मिता से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान और बाल ठाकरे के असली उत्तराधिकारी होने के दावे को उद्धव ठाकरे बार बार प्रकट कर रहे हैं और साथ ही बीजेपी और एकनाथ शिंदे के सत्ता के लालच को भी जनता के सामने रख रहे हैं। शिवसेना की दशहरा रैली में भी उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के धोखे के खिलाफ जमकर हुंकार भरी। हालांकि एकनाथ शिंदे ने भी आजाद मैदान में बाल ठाकरे के पोस्टर को लगाकर अपना दम दिखाने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश असल में तो तभी कामयाब होगी जब एनडीए महाराष्ट्र में शिंदे को सीएम फेस घोषित करके चुनाव लड़े। तो महाराष्ट्र में शायद जल्द ही चुनावों का ऐलान हो जाए, क्योंकि अब चुनाव टालने का कोई बहाना बचा नहीं है और हरियाणा में मिली जीत को भुनाने का मौका बीजेपी गंवाना नहीं चाहती। लेकिन महाराष्ट्र में एनडीए के भीतर जो समीकरण गड़बड़ हो रहे हैं उनसे बीजेपी के हाथों से सत्ता निकल सकती है। अजित पवार के चेहरे और मन के भाव बीजेपी पढ़ नहीं पा रही है। वहीं एकनाथ शिंदे भी इस समय जिस तरह अपना दमखम दिखाने में लगे हैं वो सीधे बीजेपी की सत्ता को चुनौती है। बताया जा रहा है कि शिंदे ने बीजेपी से मांग की है कि अगर राज्य में महायुति की सत्ता बहाल करनी है तो शिवसेना को 120 सीटें दी जानी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक शिंदे ने बीजेपी नेतृत्व से कहा है कि लोकसभा चुनावों में शिवसेना का प्रदर्शन बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी से बेहतर रहा है। ऐसे में उनको वरीयता दी जानी चाहिए। आपको याद दिला दूं कि लोकसभा में शिंदे शिवसेना को 15 सीटें मिली थीं और 7 सीटें उसने जीती थीं। वहीं बीजेपी ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसे केवल 9 सीटें मिली। इसीलिए अब शिंदे यानी एकनाथ शिंदे ज्यादा सीटों पर दावा ठोक रहे हैं और इसका मतलब साफ यह है दोस्तों कि वो सीएम की कुर्सी पर भी फिर से चाहते हैं बैठना, यानी एकनाथ शिंदे ही खुद को सीएम का चेहरा घोषित करवाना चाहते हैं। अगर बीजेपी शिंदे की बात न माने तो फिर समझ लेना चाहिए कि जो धोखा उसने उद्धव ठाकरे को दिया था वही अब एकनाथ शिंदे को भी मिल सकता है। बीजेपी के खिलाफ संदेह का जो माहौल सहयोगियों के बीच बना है और इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को जिस तरह टेररिस्ट पार्टी बोलकर सियासी धमाका कर दिया है, क्या उसमें बीजेपी अपने मिशन को बचा पाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा। खैर, शायद राजेंद्र मनचंदा बानी ने ठीक ही फरमाया है कि कोई भी घर में समझता न था मेरे दुख सुख, कोई भी घर में समझता न था मेरे दुख सुख, एक अजनबी की तरह मैं खुद अपने घर में था। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।